नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सरकार को झुकना पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव पर उसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आखिरकार चर्चा करानी पड़ी। उसको ये लग रहा था कि पहलगांव की बात ना करके ऑपरेशन सिंदूर की बात करके अपनी पीठ थपथपाकर वो निकल लेंगे, नेहरू को कोसेंगे, पुरानी सरकारों को के बारे में अनाप शनाप कहेंगे और पीठ थपथपाएंगे, टेबलें थपथपाएंगे और बचकर निकल लेंगे। लेकिन इस बार विपक्ष की जिस तरह की तैयारी देखने के लिए मिली वो काबिले तारीफ है। कल हमने किस तरह से गौरव गोगोई का भाषण देखा जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्होंने कैसे भिगो भिगो कर मारा है। और आज जब प्रियंका गांधी बोलने के लिए आई तो हम कह सकते हैं कि ये दरअसल एक कैसे पॉलिटिकल भाषण संसद में होना चाहिए विपक्ष के एक नेता का, और किस तरह से बिना उत्तेजित हुए सवाल पूछने चाहिए, किस तरह से शालीनता दिखाकर वो तमाम बातें कहनी चाहिए, उसकी एक मास्टर क्लास थी जो आज हमने प्रियंका गांधी को बोलते हुए देखा। प्रियंका गांधी ने वो तमाम बातें कही जिससे कई सरकार की पूरी तरीके से उन्होंने बखिया उधेड़ कर रख दी। अमित शाह के एक एक कही गई बात का उन्होंने जिस तरह से तथ्यों के साथ जवाब दिया है, और पहली बार हमने उन 26 जिसमें से 25 भारतीय थे, उन शहीदों के हमने नाम सुने और उनको असली और सच्ची श्रद्धांजलि आज लोकसभा में प्रियंका गांधी ने दी, जो कि कोई भी अब तक आप ये देखिए सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक नहीं दे पाया। और जब वो ये कह रही थी तो देखिए बीजेपी से आवाज आती है, उधर जो सत्ता पक्ष के लोग हिंदू थे तब उनको करारा जवाब दिया प्रियंका गांधी ने कि वो 25 भारतीय थे। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि अब से किसी भी वक्त राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, क्योंकि 6 बजे का टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिक्स हुआ है कि वो लोकसभा में आकर इस पर जवाब देंगे। सुनिए आप प्रियंका गांधी को। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। तो जय हिंद के साथ भाषण को उन्होंने अपने समाप्त किया, और जब जब वो नाम ले रहे थे तब तब जो विपक्ष के लोग हैं भारतीय भारतीय कह रहे थे, और आप देखिए वहां से कैसे हिंदू हिंदू की आवाज जो है वो आ रही थी। एक और छोटी सी बाइट है उनके भाषण का, एक छोटा सा हिस्सा है प्रियंका गांधी के, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए आप किस तरह से उन्होंने सरकार को जवाबदेह बनाया है और किस शालीनता से उन्होंने तमाम बातों को अपनी रखा है। सुनिए आप प्रियंका गांधी को। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ।
आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। अभी नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। तो आपने देख लिया, इस्तीफा मांगा अमित शाह का, जिम्मेदारी वो तय कर रही हैं। आप बात करते रहिए पास की, लेकिन मैं बात वर्तमान की करूंगी, क्योंकि हमेशा आप देखिए कैसे गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़े जाते हैं। अखिलेश यादव का भी बेहद शानदार उनका भाषण था। उन्होंने भी ये सवाल पूछे कि आखिर युद्ध विराम क्यों किया गया, और जब अमित शाह बोल रहे थे और अखिलेश यादव जब उन्होंने बीच में टोका, तो आप ये देखिए ये किस एक माननीय सांसद को, जो कि एक मुख्यमंत्री रह चुका है उत्तर प्रदेश का, उनसे क्या कह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए अखिलेश जी। ये कहना था एक गृह मंत्री का दूसरे एक्स मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर। तो सोचिए आप इनकी मानसिकता क्या है, ये इससे ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और अब से थोड़ी ही देर में जब राहुल गांधी बोलेंगे, तो आप सोचिए कि प्रियंका गांधी के बाद इतने तिलमिलाए हैं, जब राहुल गांधी अपना पोथा लेकर आएंगे, यानी कि जो रिसर्च करके लेकर आते हैं, और जो अपनी बातों को रखेंगे, तो किस तरह से यहाँ पर बकिया वो सरकार की उधेड़ेंगे। आप समझ लीजिए कि कितनी बेचैनी होगी, क्योंकि पिछली बार जब बोले थे तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो उठ खड़ा हुआ था। तो आप सोचिए कि क्या कुछ होगा। प्रियंका गांधी की कुछ और बाइट्स है, मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास में जाना चाहूंगी और उनसे मैं शुरुआत करूंगी, और फिर उसके बाद हम बीच में मैं आपको सुनाऊंगी कि प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा है। बहुत शानदार उनका सधा हुआ भाषण, बहुत शानदार उन्होंने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, वो जाहिर सी बात है देखने लायक था। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ आप देख सकते हैं। उमाकांत लखेड़ा जी हैं, जाना माना चेहरा है, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत उमाकांत जी आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र शिरोन मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। उमाकांत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कल का दिन, आज का दिन कैसे देख रहे हैं आप इस सबको, और प्रियंका गांधी का भाषण, अमित शाह का भाषण, कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे और कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, इस सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो इसकी विफलताएं हैं, नाकामियां हैं, संसद के भीतर इनसे बहुत जवाब जिम्मेदारी का तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इनसे कोई कल्पना करे कि ऐसा मुगालता पाल ले कि ये जो है बहुत जिम्मेदारी निभाएंगे और विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। ये बहुत बेशर्म लोग हैं, बेशर्म प्रधानमंत्री है, बेशर्म गृह मंत्री है। और इसके अलावा इन लोगों की जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं की इतनी लंबी सूची है कि कई घंटे के डिस्कशन चाहिए। और मैं देख रहा था उनका जो बयान है, जो कोर्ट दे रहे थे गृह मंत्री अखिलेश यादव के प्रति, किस तरह की घृणा नफरत का ये लोग भरे हुए हैं। ये लोग बेसिकली ये लोग ऐसे लोग हैं जो इन पदों पर बैठने के काबिल नहीं है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग, इस तरह की मानसिकता के जहरीले लोग इन कुर्सियों पर आज बैठे हुए हैं, विराजमान है, और इनको शर्म नहीं आती है, ना इनको आती है, ना इनके आकाओं को आती है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये संसद के भीतर सांप्रदायिकता फैलाने में, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, उसको करने में, वोट पॉलिटिक्स करने, वोट कैसे इनको मिले, इस तरह का कारनामे करते हैं। तो ये आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देते हैं, राजनीतिक तौर पर ये फेलियर है। और तीसरा ये है कि संसदीय मर्यादा की इनसे अपेक्षा करना जो है, वो मैं कहता हूं कि बहुत मूर्खता होगी कि कोई आदमी इनसे संसदीय आचरण की अपेक्षा करे। दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन पार्टी के जो सवाल है,
मुझे लग रहा है कि पहली बार ये सरकार इतने चक्रव्यूह में फंसी हुई है कि सरकार के पास न तो संसद के भीतर जवाब देने का कोई नैतिक चरित्र बचा हुआ है कि ये संसद के भीतर कोई जवाब दे। संसद के बाहर तो ये पहले ही बता चुके हैं कि हम में कोई करैक्टर नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद अपोजिशन पार्टी की पहली बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नहीं गए ऑल पार्टी मीटिंग में, वो बिहार चुनाव रैली में संबोधित करने चले गए। उसके बाद एक हफ्ते बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसकी प्रगति के बारे में फिर एक बैठक हुई कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या स्टेटस है, ये बम्बई चले गए। तो इस तरह का गैर जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, 11 साल हो गए और उनको ये नहीं पता कि इस देश में क्या हो रहा है। और एक ऐसे आदमी पर, गृह मंत्री पर वो पूरी चीज पर डिपेंडेंट है, वही पार्टी को काम देख रहे हैं, वही भाजपा का काम देख रहे हैं, वही आरएसएस को डील कर रहे हैं, वही राज्यों में कितने भाजपा अध्यक्ष कब बदले जाने उसका हिसाब वही देख रहे हैं। इन दोनों लोगों पर इतना बोझ डाला हुआ है कि अब पूरी शक्ति संगठन और पार्टी की पूरी शक्ति जो है प्रधानमंत्री ऑफिस में केंद्रित है और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के लिए कब काम कर रहे हैं? ये भारत की संसद की जवाबदेही के लिए कब काम कर रहे हैं? ये तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का जनाधार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। ये चुनावी रैलियों में सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा कोई काम करते हैं तो बताइए आप। 80-82 करोड़ लोग जो है उनके पास खाने को नहीं है। पार्लियामेंट में भी मामला उठाया कि अखिलेश यादव ने उठाया कि 82 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि देश कहाँ तरक्की कर रहा है, कौन सा मोर्चे पर देश तरक्की कर रहा है? हकीकत जो है बहुत मुझे लग रहा है कि ऐसे मुकाम पर आज देश है कि इन लोगों के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। और ये तो मैं कह रहा हूं आप लोग की, जो भी देश में जो भी निष्पक्ष स्वतंत्र इस देश के भविष्य के लिए जो चिंतित लोग हैं वो तो इनसे चाहते हैं कि ये लोग इस्तीफा दे। ये अगर सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे, देश में चुनाव करवाएं या पार्टी के भीतर नया नेता ढूंढे, क्योंकि इनको तो 11 साल लोग देख चुके हैं। अब ये वही इनके पास पोलराइजेशन करने का, झूठे वादे करने का, झूठी बातें करने का, खोखली बातें करने का, नफरत फैलाने का, इसके अलावा तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो संसदीय आचरण की उम्मीद इनसे करना बेहूदगी होगी और इन लोगों के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, ना संसद सुरक्षित है। और मुझे ऐसा एक बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आज चर्चा हो जाएगी, रिप्लाई हो जाएगा, लेकिन इनका नियंत्रण एजेंसियों पर खत्म हो चुका है। ये कंट्रोल में, इनके कंट्रोल में चीजें नहीं है। देश की सुरक्षा की व्यवस्था इनके कंट्रोल में नहीं है। इनके अमेरिका में जो कुछ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो भारत की बेइज्जती की है और हमारे जो दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान, उसके जो आर्मी जनरल को आप लंच में बुला रहे हैं और उस सिक्योरिटी काउंसिल में उसको प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान को। तो ये इस सरकार की कूटनीतिक विफलता है। और इस सरकार के जो मंत्री हैं जयशंकर, उनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो क्यों बनाए रखे हुए हैं, इसलिए बनाए रखे हुए हैं, कौन सा देश इतने साथ रहे, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि चर्चा को आप आगे बढ़ाए तो नई बातें सामने आए। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। और अभी आप ये देखिए कि जिस तरह से तमाम तरह की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल है। और अभी अगर हम देखें कि जिस तरह से अभी नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी, बताया जा रहा है कि वो संसद पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त उनका भाषण हो सकता है, क्योंकि उनका भाषण प्रधानमंत्री के भाषण से पहले जाहिर सी बात होना है और उनका वो आखिरी भाषण होगा। लेकिन एक और बात जो प्रियंका गांधी ने कही आज, वो भी महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप हर चीज का श्रेय लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का लेते हैं, आप तो जब मेडल जीत कर आते हैं ओलंपिक का, उसका भी आप श्रेय ले लेते हैं, लेकिन श्रेय आप लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी भी अपनी तय करिए। ये उन्होंने आज बात कही है। और एक और बात, ये कोइंसिडेंट है या क्या है या ओमकारेश्वर जी, कि 22 अप्रैल को ये घटना हुई और तब से लेकर अब तक ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर वो आतंकी कहाँ गए। और जब इस पर डिस्कशन शुरू होता है पार्लियामेंट के अंदर, तभी वो जो ऑपरेशन महादेव चल रहा है उसमें अचानक गृह मंत्री आके बताते हैं कि उन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अब ये से कोइंसिडेंट ही कहा जा सकता है कि इतने दिन तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है कि वो आतंकी क्या अब तक यहीं थे, वो आतंकी विदेशी थे, वो आतंकी यहाँ के थे,
क्या थे, इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। आपका पहला कमेंट और फिर रविंद्र जी आपके पास में आ रही हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार डिफेंसलेस हो गई है। जो स्थितियां हैं, उसमें अपना बचाव नहीं कर पा रही है। जो कहना चाहती है, उसमें बहुत सारे झोल नजर आ जाते हैं। आप कहते हैं आपके पास प्रमाण है। आजकल क्या आतंकवादी अपना वोटर आईडी कार्ड लेके चलते हैं कि वहां वोट देना पड़ेगा हिंदुस्तान में? क्या गजब करते हैं आप। कोई भी आतंकवादी अपने पास ऐसे डॉक्यूमेंट रख के चलता है। तो जाहिर है, जो भी आप कह रहे हैं, चलिए देश को भरोसा करना पड़ेगा, करना ही है। आपने आतंकवादियों को मारा, ठीक किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन 3 आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन महादेव, कल हमारे भाई रविंद्र जी कह रहे थे एक चैनल पे, तो ये इतना बड़ा अगर कोई ऑपरेशन होगा तो कुछ बड़ी बात होनी चाहिए ना। तो फिर तो देश के टुकड़े होने चाहिए, कुछ ऐसा महादेव का मतलब तांडव जैसा कुछ होना चाहिए। तो जो नामकरण कर रहे हैं आपके लोग, जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो भी गलत आपने सिंदूर लिखवा दिया था, पता नहीं, और ऑपरेशन लिखवाते हैं। आपको तो हिंदी पसंद है ना, तो चीर फाड़ सिंदूर कर दीजिए उसका। ये सारा का सारा स्क्रिप्ट जो है वो गलत आ रहा है। या तो आपके पास अच्छे एडवाइजर नहीं है, या आप एडवाइजर्स की सलाह मानते नहीं है। जो कुछ यही यही डिस्कशन आज पार्लियामेंट में, अगर उस समय जो अपोजिशन ने मांगा था कि भाई एक स्पेशल सेशन बुला के कर लीजिए, तो उसी समय निपट गया होता। जो भी आपको कहना सुनना, देश को जानना था, जो आज बात हो रही, वो उस समय हो गई होती, तो कम से कम थोड़ा और वक्त बच जाता। अभी तो आप बिहार चुनाव के नजदीक आ गए, तो आप कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। एसआईआर के थ्रू पूरे बिहार की जनता को आपने नाराज कर दिया है। क्या हड़बड़ी थी? जिस मतदाता सूची से आप स्वयं चुनाव जीते हैं, उसी मतदाता सूची में आपने गड़बड़ियां निकाल दी और ऑफ द रिकॉर्ड कहा। बिहार में तेजस्वी जैसे नेता अगर इस बात को गालियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि सूत्रों के हवाले से, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन जो हालात आपने बना दिए, आज वो अखबार, देश के अखबार बताएं कि जिन आयोग के सूत्रों के हवाले से उन्होंने बताया था कि बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, म्यांमारी हैं, बिहार के रिवीजन में ऑन द रिकॉर्ड आयोग बता दे कि कितने बांग्लादेशी मिले आपको। तो ये सूत्रों के हवाले से है, आपको नहीं मिलते। 20 साल आप वहां सरकार चलाएंगे, आपको नहीं मिले, रिवीजन में मिले। मैं पार्लियामेंट पे वापस आता हूं। आज जो कुछ भी कल जो भाषण था राजनाथ सिंह का, बहुत सी बातें तो उन्होंने खुद ही कह दी कि हाँ भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कलम टूटा। अब पढ़ाई और एग्जाम देने में कलम टूट जाता है। कहा कि 22 मिनट में हमने एग्जाम दे दिया था, हमने 9 ठिकाने मार दिए थे। ये नहीं बताया कि 21 ठिकानों से 9 ठिकाने क्यों हो गए थे। और कलम टूट गई तो फिर आप 3 दिन और क्या कर रहे थे वहां पे? 7 तारीख के बाद 8, 9, 10, फिर आप कह रहे थे उन्होंने हमारे बेस पे हमला किया, हमने उसके बेस पे हमला किया। तो ये नॉन एस्केलेटरी हमले हो रहे थे दोनों तरफ से। वो हमारे ऊपर कर रहे थे, हम उनके ऊपर कर रहे थे। ये नॉन एस्केलेशन था। और वॉर में नॉन एस्केलेशन जैसी कोई चीज होती है क्या? और फिर ट्रंप साहब बीच में कहां से कूद पड़ते हैं। जयशंकर जी कह रहे हैं कि उनसे बात ही नहीं हुई। ठीक है, उनसे बात नहीं हुई, लेकिन ट्वीट तो वही कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जेडी वैंस से बात हुई आपकी, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से बात, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से युद्ध के दौरान क्या बात हुई? और आपने पाकिस्तान को क्या कन्वे किया कि हम नॉन एस्केलेटरी कर रहे हैं, आप चुप रहना, वहां 2-4 मिसाइलें गिराएंगे, कुछ लोगों को मारेंगे, कैंप नष्ट कर देंगे, आप चुप रहना। क्या कोई देश चुप रह जाएगा ऐसे कि वो मान लेगा कि हाँ, हमारे यहाँ जो रॉग एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर ये अटैक आ रहा है, उसको चुप रहना है? उसने क्या किया? जवाब दिया। आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। शुरुआत से जो आज प्रियंका गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो राजनाथ सिंह के पास न उसका जवाब है, न केंद्रीय गृह मंत्री उसका जवाब दे पाए, न डॉक्टर जयशंकर जवाब दे सकते हैं। कि सबसे पहली बात तो ये बताइए कि 1000-1500 लोग जहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिस कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की बात की जाती है, जिस कश्मीर में कहा जाता है कि पूरी शांति, अमन, चैन सब कुछ आ गया, वहां ये हुआ कैसे? वहां ये आए कैसे? आपके पास ड्रोन है, सैटेलाइट है, इंटेलिजेंस है, कितने लेयर की इंटेलिजेंस है। बॉर्डर से चल के वहां तक आ गए, आपको पता नहीं आ गए, और आप इतने लोग रोज इकट्ठा हो रहे हैं। वहां सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये किसकी जिम्मेवारी है, ये आप तय भी नहीं करना चाहते। और आप यूपीए से पूछते हैं तो उन्होंने तो गिना दिया कि 26 से 11 हुआ था,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। आप किसके ऊपर जिम्मेवारी लेंगे? जब पुलवामा हुआ उसकी जिम्मेवारी नहीं हुई। पुलवामा के समय गृह मंत्री कौन थे? पुलवामा के समय तो राजनाथ सिंह जी थे। आज ये हैं, लेकिन इनमें से कोई जिम्मेवारी ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये स्क्रिप्ट तो सरकार को मालूम है कि जिम्मेवारी किसकी लेनी है। तो ये ऐसे सवाल आज जो मैंने क्यों कहा कि आपके सलाहकार गलत हैं, स्क्रिप्ट गलत है। आज आपने इतने दिनों बाद जो डिस्कशन किया है, जो धीरे धीरे देश ऑपरेशन को उसको पहलगाम के दर्द को भूलने लगा था, आज प्रियंका गांधी ने उस दर्द को जो है जिंदा कर दिया। एक एक शहीद का नाम लिया, कैसे बेचारे वहां पर्यटक बन के गए थे और उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया। ये तो आपके पास जवाब आएगा। और बाकी की चीजें जो भी आप लीपापोती करना चाहते हैं, जो भी जिस तरह से आप पेश करना चाहते हैं, उससे ये जिम्मेवारी कहां बच जाती है कि हुआ क्यों और हुआ तो जिम्मेवारी किस पे फिक्स हुई। फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, मार डालूंगा, कर दूंगा। बस आखिरी लाइन जोड़ रहा हूं कि आपने कहा बस घुस के मार डालते हैं, रुकते नहीं है। तो साहब आपने रोका क्यों? यही तो हर आदमी सवाल पूछ रहा है कि युद्ध क्यों रोका। अब ये जवाब सरकार के पास नहीं है। आगे क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, सबको अभी इंतजार है, किसी वक्त राहुल गांधी का भाषण जो है वो शुरू होगा। जैसे होता है हम आपके उसके कुछ अंश दिखाने की हम कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे राहुल गांधी को भी। लेकिन रविंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। शायद राहुल गांधी पहुंच शुरू हो गया भाषण। I start with the attack in Pahalgam. A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated clearly by the Pakistani state. Merciless, young people, old people murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house condemned Pakistan. The moment Operation Sindoor began, in fact, even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India, with the elected government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have. Speaker sir, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था,
और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। 2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। स्पीकर सर, राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, 2 शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा,
आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण में सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact, because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into,
attacked Pakistan and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? माननीय हवाई जहाज गिरेंगे, राइट? सो द पॉइंट इज, aircraft were lost. As this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this, that my hands were tied behind my back and I was sent into a war, and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. Yes. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया. अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं. यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. If he has the courage
if he has the courage of a Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे. सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर. सर मजा आ रहा है. ऐसा नहीं सर अभी तो सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर. आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं. समय है आपका कम. अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए. सो अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर. झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप. सर एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल. कि न्यू नॉर्मल है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं. भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है. एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है. Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Acha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Acha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. माननीय सदस्य, इसको माननीय सदस्य, now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये सदन, let me say what Donald Trump has to say. सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो. सॉरी सर, गलती हो गई. ये कई काम से. Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is on lunch with the president. Mastermind. After that, the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now,
Currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing, new normal. New normal is the chief architect of the Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. There's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the army, air force, navy fight. That's the reality of the situation. Now, I said in this house, standing right here, about 3-4 months back, and they laughed at me. They laughed at me. I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. Well, let me tell you what that means. It means, sir, अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद. प्लीज समझा दूंगा सर. प्लीज आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर. Don't worry, I am ready to do it. What happened actually, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Yes. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me,
General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two front. That ship has sailed long ago. Speaker, sir, how did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help. And the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric Air Force. Speaker, sir, as I speak, and since 2021, Pakistani officers, strategic officers, have been embedded in the PLA's Western and Northern Theatre Commands. They are sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver, but there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. Speaker, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. Speaker, sir, there is also I don't mean to keep mentioning External Affairs Minister, but it comes up because he's central to this discussion. I want to finish by telling you about something he said that shows the complete bankruptcy of the foreign policy of this government. Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. Not one. They condemned terrorism, they didn't condemn Pakistan. This is something that he didn't say. Now listen to what he has to say. And this shows you the mindset of these people. This explains why
In his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the external affairs minister. Look, they, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. Thank you, Speaker Sir. I'd like to end by saying this entire discussion is about the people who died in Pahalgam. It is a tragedy, and it was very disturbing to me. Again yesterday, where they were talking about everything, they were talking about Pakistan, they were talking about everything, but they did not mention the people who died in Pahalgam. So let me finish. Finishing. Otherwise, you are not allowing, sir, LOP. Only this time, only allowing. Other time, mic is not allowed. Sir, do not allow India to be reduced to a battlefield where large powers are fighting. We have to navigate. We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। डॉक्टर संबित पात्रा अरे बैठो सुनो। हाँ, हो गया। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने वक्तव्य को रखने के लिए यहां आज्ञा प्रदान किया है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से अपने वक्तव्य को आरंभ करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज मां भवानी के सिंदूर को और महादेव के त्रिशूल को मैं नमन करता हूं। मां भवानी का सिंदूर और जब तक महादेव का त्रिशूल भारतवर्ष को बचाएगा, इस देवभूमि भारतवर्ष को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, this country cannot afford a leader who partied after 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है।
सभापति महोदय, यहां मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूं, छोटा हूं, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है? पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, और मैं यहां भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने यहां कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई सभापति महोदय? कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट, चिदम्बरम द मैन ऑफ कांग्रेस पोक्स होल इनटू इंडियाज नैरेटिव। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया हूं। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. राहुल गांधी। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है? कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर का सौदा कहा, और सभापति महोदय मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन
डीजीएमओ पाकिस्तान ने उसे कोट किया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खरगे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। वी डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि बेल बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूं, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं, यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है। यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था। ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से, जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद ना करूं सिर्फ 50 सेकंड में। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई, तुमको लाज ना आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें, उससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम कड़ा जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। संजय जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहे थे कि क्यों हम लोगों ने डीजीएमओ को खबर किया। अच्छा रहता कि वो अपने पिताजी से पूछते या अपने पिताजी के बारे में जानते। 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर हम कोई भी, अगर सेना को भी बॉर्डर की तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, थोड़ा अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शांति प्रिय देश है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। हम चाहते थे कि हम उतनी बदमाशी के बावजूद हम चाहते थे कि अच्छे से हम काम करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरपोर्ट के बेस पर, एयरबेस पर हमला किया। और जब हम लोगों ने सारे सबूत दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के बाद जब 2016 में 19 सितंबर को उरी होता है तो भारतीय सेना ने घर में घुस करके मारने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है तो हमने उनके घर में घुस के बालाकोट पे हवाई हमला करके उनके आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद करने का किया। और जब हमारे पायलट को गिरफ्तार किया गया तो हम उनको धमकी देके पाकिस्तान से 2 दिनों के भीतर अपने पायलट को सही सलामत भारत ले आए। यह नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और पहलगाम के लिए
का हमला जो था वह आखिरी अटैक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट कर दिया था कि आतंकियों को और उनके आकाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 14 दिन के बाद 23 मिनट में न केवल 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए, बल्कि हमने नूर खान अड्डे पर अटैक किया। नूर खान एयरबेस पर अटैक करने का मतलब था कि हम चाहते तो कैराना हिल्स पर भी अटैक कर सकते थे, हम चाहते तो प्रधानमंत्री के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भी घर पर अटैक कर सकते थे। लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको यह समझ ही में नहीं आता है कि भारत की शक्ति क्या है। जब 2006 में केन ब्लास्ट होता है, 189 लोग मारे जाते हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ मिल करके आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। जब 26/11 में मुंबई की घटना होती है तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। अहमदाबाद में जब यूपीए में बम ब्लास्ट होता है, हम कड़ी निंदा। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कड़ी निंदा। वाराणसी बम विस्फोट में कड़ी निंदा। बेंगलोर में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आतंकी हमला करके साइंटिस्ट मारते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना हम लोगों ने कड़ी निंदा किया था कि बेचारा कड़ी निंदा भी सुसाइड कर ले। लेकिन जब एक बात और है, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसा बनो, इंदिरा गांधी जैसा बनो। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब 93,000 सैनिकों को भारत की सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से पकड़ा था, तो पाकिस्तान ने भी 618 भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो छोड़ दिया, पर उस 618 में 54 सैनिक हम आज भी वापस नहीं ला सके। इसका जिम्मेवार इंदिरा गांधी है कि नहीं, यह बताना चाहिए। मेजर अशोक सूरी ने कि उनके पिताजी को 7 दिसंबर 1974 को हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। सेना कंफर्म करती है कि हाँ, यह मेजर सूरी की चिट्ठी है जो पाकिस्तानी जेल से आई थी। लेकिन उसके बाद भी हम अपने उन सभी 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सके। यह हम सब के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है, और इसके लिए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 1965 में पीओके में हाजीपुर दर्रा कैप्चर कर लिया था। अगर उसको हम नहीं छोड़े होते तो हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि पीओके से कोई आ सके। हम लोगों ने 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। हम लोगों ने अक्साई चीन में जमीन कैप्चर किया और माननीय नेहरू जी कुछ नहीं बोले। 1948 में ऑल इंडिया रेडियो में जाकर के उन्होंने रोक दिया कि भाई इसके आगे मत बढ़ो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कांग्रेस पे कहना चाहूंगा, जो आज हम लोग पर टिप्पणियां हो रही थी कि वह एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां तक है फटी हुई, वह हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मीडिया के साथियों से बात